हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं एसके झा सर का एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट का यह क्वेश्चन, वो भी मैथ का। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हूं, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें आपको 41 से लेकर के और 50 तक का क्वेश्चन मिलेगा, और वो भी सेट 1 का है। और इसमें आप 51 से लेकर के 60 तक का आप क्वेश्चन पढ़िएगा। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका 0.295 प्लस 2.95 प्लस 29.5 प्लस 295 बराबर व्हाट। इसको सॉल्व करना है। तो देखिएगा कि दशमलव वाला जब भी जोड़ या घटाव हो तो उसको क्या करेंगे कि दशमलव के बाद अंक को बराबर करते हैं। तो दशमलव के बाद अंक को बराबर करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे 3 अंक बाद इसमें दशमलव है, इसमें 2 अंक बाद है तो एक जीरो डाल सकते हैं हम लोग। इसका यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे बराबर करेंगे तो 1 अंक बाद दशमलव है तो 2 जीरो आप डाल दीजिए, है ना। और यहाँ पे आप न भी डालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर दशमलव 000 यानी 3 जीरो आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे ऐड कीजिएगा इसको तो 0 यानी 5, फिर 0 ये 5, 9 5 14 के 4 हासिल 1, इसका 5 9 5 14, 14 2 16 1, 17 के 7 हासिल 1, इसका 5 9 5 14, 14 2 16 1, 17 के 7 हासिल 1, 9 2 11 1 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3 यानी 327.745 आपका आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3750 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा एक घन है, घन किससे बनता है? तो घन जो बनता है वह वर्ग से बनता है, यानी स्क्वायर से बनता है। तो इसका देखिएगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 गुने भुजा स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर होता है। तो 6a स्क्वायर बराबर दे रखा है 3750। इसे काटिएगा 6 36, 1 बचेगा 15, 6 दूनी 12, 6 बचे 30 यानी 625 वर्ग। यानी a स्क्वायर बराबर 625, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा यानी a बराबर हो जाएगा रूट अंडर 625। तो a बराबर हो जाएगा 625 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। यानी यहां से भुजा हमें पता चल गया कितना? 25 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है क्या? तो उसका आयतन ज्ञात करें। तो देखिएगा घन का आयतन होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और तीनों आपस में बराबर होता है। यानी a गुने a कीजिएगा तो a क्यूब हो जाएगा। a क्यूब, a का वैल्यू क्या है? 25 है, यानी 25 का क्यूब कीजिएगा तो यह आपका आ जाएगा 15,625। 15,625 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि नीलांजन भारती से 11 वर्ष छोटा, यानी नीलांजन जो है
वह भारती से 11 वर्ष छोटा है, 15 साल बाद भारतीय नीलांजन की आयु की 1.2 गुनी हो जाएगी। नीलांजन की वर्तमान आयु कितनी है? तो देखिए यहां से हम लोग क्या करते हैं कि नीलांजन की वर्तमान आयु मान लेते हैं क्या कि x वर्ष है, यानी n से नीलांजन है ना, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। तो n से नीलांजन हो गया और नीलांजन की आयु पूछ रहा है, तो जिसका पूछ रहा है उसका हम लोग क्या करेंगे कि x मान लेंगे, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है क्या कि नीलांजन जो है भारती से 11 वर्ष छोटी है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि नीलांजन भारती से 11 वर्ष छोटी है, इसका मतलब भारती जो है नीलांजन से 11 वर्ष बड़ा है ना। तो भारती, तो BH कर दीजिए भारती, तो यह 11 वर्ष बड़ा हो जाएगा किससे? नीलांजन से। अब बोला 15 साल बाद भारतीय नीलांजन की आयु की 1.2 गुनी हो जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पे कि 15 वर्ष बाद, तो नीलांजन अभी वर्तमान में x वर्ष का है, तो 15 साल बाद कितना वर्ष का हो जाएगा? x प्लस 15। तो जब 15 साल बाद x प्लस 15 का होगा तो भारती कितने वर्ष की होगी? तो वो भी तो 15 वर्ष आगे बढ़ेगी, तो x प्लस 11 प्लस 15, ये हो गया भारती का 15 वर्ष बाद की आयु, जबकि यह हो गया नीलांजन के 15 वर्ष बाद का आयु। अब यहां कह रहा है क्या कि 15 साल के बाद भारतीय नीलांजन की आयु की 1.2 गुनी हो जाएगी, यानी भारती जो है भारती का आयु नीलांजन के आयु का 1.2 गुनी हो गई, क्योंकि सीधा बोला था कि जब 15 वर्ष बाद 1.2 गुनी हो जाएगी इसका, तो 15 वर्ष बाद क्या उतना गुना हो गया। दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें 1.2 से गुना कर दीजिएगा, तो दोनों बात क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये तो 1.2 गुना ये तो हो चुका है, और इसमें हम 1.2 से गुना करेंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यहां से आप इसको तोड़ सकते हैं, तो 2 से 6 बार में, और ये हो जाएगा 5 बार में। इससे इसमें गुना करेंगे और इससे दोनों में गुना करेंगे, तो 6x प्लस 15 छक्का 90 बराबर 5x प्लस 11 पचे 55, फिर 15 पचे 75। इसको देखिएगा कि x वाला को हम इधर ला करके घटाते हैं, उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। 6x में से 5x घट जाएगा तो x बचेगा, और ये दोनों को जोड़ते हैं हम लोग, तो 5 5 10 के 0, 7 5 12, 1 13, 130, और इधर प्लस में 90 है, उधर जाएगा तो माइनस में। 130 में से 90 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा? 40। तो किसका पूछ रहा था? तो नीलांजन का वर्तमान आयु पूछ रहा था, जबकि नीलांजन का वर्तमान आयु कितना था? x वर्ष, यानी x हम लोग माने थे, और x का वैल्यू कितना आ गया? 40, यानी 40 वर्ष नीलांजन का वर्तमान आयु है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिएगा कि 10 आदमी लगातार 8 दिन काम करेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि 10 में हम 8 से गुना करेंगे तो टोटल वर्क होता है, यानी आदमी में दिन से गुना कीजिएगा तो टोटल काम होता है। तो 10 आदमी है और 8 दिन में काम समाप्त कर देता है, यानी 10 गुने 8 80। 4 दिन के बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं, उसके बाद काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? यानी जब 4 दिन के बाद 2 श्रमिक छोड़ देता है, इसके बाद कितना दिन उसको समय लगेगा काम को खत्म करने में? तो देखिएगा कि 4 दिन के बाद 2 श्रमिक छोड़ देता है, इसका मतलब 4 दिन तक जितना श्रमिक था उतना तो खटा है, यानी काम किया है। तो 10 श्रमिक शुरू से है और 4 दिन के बाद 2 छोड़ा है। 2 श्रमिक जो है वह छोड़ करके कब गया है? यानी 4 दिन के बाद, इसका मतलब 4 दिन तक के यह 10 काम किया होगा।
इसका अर्थ क्या करता है कि 2 छोड़ करके चला जाता है, तो जब 2 छोड़ करके चला जाएगा तो बच जाएगा कितना 8, क्योंकि 10 है जिसमें से 2 छोड़ करके चला जाएगा तो बच गया कितना 8 बच गया। तो बोला कि ये कितना दिन में काम खत्म कर देगा, तो हम लोगों को मालूम नहीं है कि कितना दिन में यह शेष काम को खत्म करेगा। अगर हम ये दोनों को जोड़ देते हैं, ये दोनों को, तो ये भी कुल काम है और ये भी कुल काम है, दोनों आपस में बराबर। 10 में 8 से गुना करेंगे 80 हो जाएगा, 10 चौके 40 प्लस 8x, ये प्लस में 40 है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी 8x बराबर हो जाएगा 40, यानी 80 में से 40 घटाइएगा तो 40 हो जाएगा। 8 से इसको काटेंगे, 8 पचे 40, x बराबर हो जाएगा 5 दिन, यानी 5 दिन और काम करना होगा शेष मजदूर को यानी श्रमिक को। यह इसका आंसर हो जाएगा 5 दिन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है, यानी शिक्षित जो है यानी पढ़ा लिखा वह कितना है 62%, 62% पढ़ा लिखा है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है? यानी बोला कि अशिक्षित लोग जो है 24,567 है। देखिएगा कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। अगर प्रतिशत का बात जब भी कहा जाए तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 100% लोग रहे होंगे गांव में, जिसमें से 62% शिक्षित है, 62% शिक्षित है। तो जितना लोग है यानी कुल आदमी में से यानी कुल परसेंटेज में से हम क्या करते हैं कि शिक्षित वाला घटा देते हैं, तो जो आएगा वह अशिक्षित आएगा। यानी अशिक्षित का प्रतिशत हो जाएगा 100% में से 62% घटाइएगा तो यह बच जाएगा 38%। 6 3 9 1 10 38%, यानी 38% लोग जो है यह क्या है अशिक्षित है। तो अशिक्षित है 38%, जबकि है कितना दिया हुआ 24,567, यानी 24,567 है। दोनों बात आपस में बराबर हो गया। तो यहां से 1% का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 24,567 बटा में 38, और हम लोग को कितना निकालना है शिक्षित का निकालना है। आखिर शिक्षित कितने हैं, तो शिक्षित है 62%, तो 1% का वैल्यू इतना, तो 62% का वैल्यू हो जाएगा इतना गुने 62, यानी 24,567 बटा 38 गुने 62। 2 से काटेंगे 31 बार में, 2 से 19 बार में, 19 से इसको काटिएगा तो 19 से कम 19, 5 बचेगा 55, 19 दूनी 38, 38 2 40, यानी 17 बचेगा। ठीक है, इसके बाद 6 लिखेंगे, 19 नमा 171, 5 बचेगा। अब 7 उतारिएगा तो 57, 19 दिया 57, यानी 1293 गुने 31। इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 9 और 9, 9 9 18 के 8, हासिल 1, 2 एकम 2, 9 तिया 27, 27 और 2 29, 29 और 1 30 के 0, हासिल 3, 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 6 1 7, 7 और 3 10 के 0, 3 एकम 3, 1 4, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 40,083 लोग जो है वह क्या है शिक्षित है। यानी शिक्षित जो है
40,083 लोग हैं। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि दो पूरक कोण 11:7 के अनुपात में है तो छोटा कोण ज्ञात कीजिए। 11:7 के अनुपात में है दो पूरक कोण, तो पूरक कोण किसे कहते हैं? वैसा दो कोण जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाए वह पूरक कोण कहलाता है। तो देखिएगा कि दोनों को हम जोड़ते हैं तो देखिएगा कितना है, 18 हो रहा है। 11 और 7 18, तो अनुपातिक योग 18 है, जबकि दोनों का योग कितना होता है रियलिटी में? 90 डिग्री होता है। दोनों बात यहां से बराबर। 18 से काटेंगे 5 बार में कटेगा, यानी अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 5 डिग्री। अनुपात 1 का वैल्यू 5 डिग्री आ गया। तो बोला कि सबसे छोटा कोण ज्ञात करें, तो 11 वाला तो बड़ा कोण हो जाएगा, तो 7 वाला, यानी अनुपात 1 बराबर 5, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? 7 गुने 5 डिग्री, यानी 7 पचे 35 डिग्री छोटा कोण। अगर बड़ा कोण पूछता तो कितना हो जाता? 11 पचे 55 डिग्री हो जाता। तो हम लोग उससे पूछा है क्या कि छोटा कोण कितना है, तो 35 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 2,000 रुपए 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। यानी तीसरे वर्ष में कितना ब्याज इसको मिलेगा 2,000 पर, यानी मूलधन इसका 2,000 रुपए है, रेट है 40%, समय है यानी टाइम है 3 वर्ष। तो बोला तीसरे वर्ष के ब्याज की राशि ज्ञात करें, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे या फिर नहीं जानते तो छोड़िए इसको। क्या करना है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। तो देखिए प्रतिशत से हमको क्या करना है, भिन्न में ले जाना है। तो 40 अब बटा में 100, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी 2/5 आ गया, यह भिन्न में आ गया, है ना। देखिएगा 2,000 इसका मूलधन है, 3 वर्ष का बात कर रहा है, इसलिए 3 डंडा खींच दीजिए और 2,000 का 2/5 निकाल दीजिए। 2 से काटेंगे, सॉरी 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 400 बार में 4 दूनी 800, यानी पहले वर्ष में 800, दूसरे वर्ष में 800, तीसरे वर्ष में 800, यानी यह साधारण ब्याज निकला। अगर पूछता कि साधारण ब्याज कितना है तो 8 दूनी 16, 8 3 2400 हो जाएगा। अब देखिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है कि ब्याज पर ब्याज लगता है, यानी पहले वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष में जाएगा, यानी पहले वर्ष के ब्याज का ब्याज दूसरे वर्ष में, फिर दूसरे वर्ष के ब्याज का ब्याज तीसरे वर्ष में। तो देखिएगा 800 का 2/5, 5 से 16 पचे 80, 160, 160 से 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 320। 320 इसका भी निकालेंगे 2/5, ये भी हो जाएगा 320। जब तक के दूसरे वर्ष के ब्याज का ब्याज तीसरे वर्ष में जाएगा तब तक के पहला वर्ष का फिर लग जाएगा। तो यहां फिर 320, यानी 800 का 2/5 कीजिएगा 320। अब क्या करना है कि एक काम और करना है कि अब 320 का यानी दूसरे वर्ष के ब्याज का ब्याज लगेगा कहां, तीसरे वर्ष में। तो देखिएगा 320 का 2/5, 5 से इसको काटिएगा, 5 6 30, 5 चौके 20, 64 में 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128। अब इतना ही काम करना था इसको। ठीक है, अगर आपसे पूछता कि साधारण ब्याज, यहां से देखिए थोड़ा सा समझ जाइए इसमें, अगर बोलता कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है, तो देखिए अंतर यही होता है, ये वाला होता है। ठीक है, क्योंकि साधारण ब्याज ऊपर तीनों हो जाएगा, ये वाला तीनों को जोड़ेंगे साधारण ब्याज हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये अंतर हो जाएगा। अगर बोलेगा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है तो क्या करना है आपको, साधारण ब्याज तीनों को जोड़ देना है और इसके बाद क्या करना है कि इस सभी को जोड़ करके और उसमें जोड़ दीजिएगा
तो क्या होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाएगा। लेकिन हम लोगों से क्वेश्चन पूछा है क्या, क्वेश्चन पूछा है कि तीसरे वर्ष में ब्याज कितना होगा। तो तीसरे वर्ष में देखिएगा कि ब्याज कितना होगा, तो यह पहला वर्ष का है, ये दूसरे वर्ष का है, और ये सामने वाला ये तीसरे वर्ष का। तो तीसरे वर्ष का यह नीचे वाला जो भी होगा यह तीसरे वर्ष का होगा, ये सब है ना। तो ये सबको जोड़ देंगे तो 800 प्लस 320 प्लस 320 प्लस 128, तो ये हो जाएगा 8 2 2 4 2 6 1 2 1 3 3 1 4 4 3 7 7 3 10 5 15, यानी 1568 रुपए इसका क्या आ गया, तीसरे वर्ष में कुल ब्याज आ गया, तीसरे वर्ष का ब्याज, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 360 तथा 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है, यानी 360 और 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है। तो आप जानते होंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या बराबर होता है HCF यानी मौसा होता है, यानी इतना का आप HCF निकालिएगा तो कितना आएगा, 90 आएगा, यानी 90 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि यह दोनों को काट देगा पूरा पूरा, ठीक है। या फिर आप ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में है 90, बी में है 45, सी में है 10 और डी में है 9। तो देखिएगा कि 90 क्या कर रहा है कि ये दोनों को काट रहा है, 45 भी दोनों को काटेगा, 10 भी दोनों को काटेगा और 9 भी दोनों को काटेगा। लेकिन इसमें जो है ऑप्शन से हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ा गुणनखंड कौन है, तो दिखाई दे रहा है ऑप्शन से क्या है, 90 है, इसलिए इसका आंसर 90 हो जाएगा, यानी बाई ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु 3 सेकंड में 24 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है, वस्तु की औसत चाल क्या है। तो देखिएगा औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा में कुल समय होता है। तो कुल दूरी कितना है, एक बार 24 मीटर जाता है और दूसरा जो है 15 मीटर, तो 24 मीटर प्लस 15 मीटर बटा में कुल समय कितना, तो 3 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, तो 24 और 15 कितना हो जाएगा, 39, 39 बटा में 39 मीटर बटा में 5 सेकेंड। तो देखिएगा मीटर प्रति सेकेंड, यानी प्रति मतलब क्या होता है, बटा होता है, यानी मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां देखिएगा 5 से इसको हम काटेंगे, 5 सते 35, कितना बचेगा, 4 बच जाएगा इसमें, दशमलव 40, 5 अठे 40, यानी 7.8 मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड को आप लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड, ऐसे ऑप्शन में नहीं है, तो जब ऐसे ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपको क्या करना है, इसका इनवर्स चढ़ा देना है, तो ये भी आपका होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। तो 7.8 मीटर प्रति सेकेंड इसका क्या आ गया, औसत चाल आ गया, यही आपका आंसर हो गया। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक बिंदु के निर्देशांक जो -1, 9 एवं 11, 1 बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं, निम्नलिखित हैं। तो देखिएगा
एक यह लाइन है, और बिंदु के निर्देशांक जो है एक है -1,9 और एक जो है यह है 11,1। ठीक है। और बीच से जो आंतरिक रूप से काटती है या फिर जोड़ने वाली जो रेखाखंड है उसका अनुपात दे दिया है 3:1। तो इसको हम लोग ले लेते हैं क्या, x, y ले लेते हैं। अब यहां से देखिएगा कि हमें x और y का वैल्यू निकालना है। x और y का वैल्यू निकालना है तो a वाला होता है m1 और a होता है m2। m1 हो गया 3 और m2 हो गया 1। तो देखिएगा इसका फॉर्मूला होता है यानी x बराबर, और a वाला होता है, जैसे यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि कोटि और भुज आप लोग पढ़े होंगे निर्देशांक ज्यामिति में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़े होंगे कि ये होता है x होता है और ये होता है y, यानी x1 y1 और ये होता है x2 y2। तो देखिएगा x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, और y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2 होता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो m1 देखिए कितना है, m1 3 है, 3 इंटू x2 देखिए कितना है 11 है, तो 3 इंटू 11 प्लस m2 कितना है, m2 1 है, और x1 कितना है -1 है इंटू -1 अब बटा में m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1। तो देखिएगा 11 33, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक में एक से गुना करेंगे 1, अब बटा में कितना 3 1 4। देखिएगा 33 में से 1 घटेगा तो 32 बटा 4, 4 8 32, यानी x का जो वैल्यू आ गया वह हो गया 8। इसका यहाँ पे देखिएगा y का वैल्यू निकालना है तो m1 कितना है 1 है, तो 1 इंटू y2 कितना है 1 है, प्लस m1 कितना है 3 है, और y2 1 है, तो 3 इंटू 1 हो गया, प्लस m2 कितना है, तो m2 1 है, 1 इंटू y1 कितना है, तो y1 है 9 बटा में m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1, 3 एकम 3 प्लस 9 एकम 9 बटा में 3 1 4, तो 9 3 12 बटा 4, 4 3 12 यानी 3। तो x का वैल्यू 8 आ गया और y का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। तो आप लिख सकते हैं कि x, y बराबर 8, 3। यही जो है यह जोड़ने वाली निर्देशांक है, निर्देशांक बिंदु है 8, 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाइए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।